हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम आर्थिकी के अंतर्गत जितना भी बजट वाला डेटा है या फिर आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड जो चीज़ें पूछी जाती हैं या कृषि और मिनरल भी इसी में कवर कर लेंगे, तो इससे अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी नोट्स वगैरह हैं या फिर जो भी टेस्ट वगैरह है उसके लिए एक ही ग्रुप है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स लेकर उसको पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले 2023-24 का जो बजट है इसके बारे में कुछ चीज़ जान लेते हैं। पहली बार जब इंडिया में बजट पेश किया गया था तो 7 अप्रैल 1860 में पेश किया गया था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, और प्रस्तुतकर्ता कौन थे तो जेम्स विल्सन थे। उसके बाद जब भारत को आज़ादी मिल गई उसके बाद पहला बजट जो पेश किया गया था वो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था, जो कि आर के षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। आज़ादी के बाद आर के षणमुखम चेट्टी, और पहली बार जो 1860 में पेश किया था वो जेम्स विल्सन ने। सबसे ज़्यादा बार किसने अभी तक बजट पेश किया है तो मोरारजी देसाई ने 10 बार अधिकतम जो है बजट को पेश किया है। 9 बार पी चिदम्बरम ने, 8 बार प्रणब मुखर्जी ने, और 8वीं बार यशवंत सिन्हा ने, और मनमोहन सिंह ने 6 बार। तो सबसे ज़्यादा बार वाला जरूर याद रखना है, मोरारजी देसाई ने। नेक्स्ट है यहाँ पर 2023-24 का जो बजट पेश किया गया है 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया है, और टोटल हमारा बजट कितना है तो 45.03 लाख करोड़ का हमारा बजट है। 45.03 इसी तरह से याद रखना है, जैसे मतलब जब ऑप्शन दिखता है तो याद आ जाएगा। और ये जो बजट है ये अमृत काल का पहला बजट कहा जा रहा है। जैसे कि हमारी आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं, तो 75 से लेकर 100 साल का जो टाइम है इस टाइम पीरियड को अमृत काल कहा जा रहा है। तो ये अमृत काल का पहला बजट है। निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इसको पेश किया गया, और निर्मला सीतारमण का ये 5वां बजट है। तो इतना कुछ बेसिक बातें थी। अब इस बजट की प्राथमिकताएं क्या क्या हैं ये पूरा रटा होना चाहिए। कौन कौन सी प्राथमिकताएं? 7 प्राथमिकताएं, जिसको सप्तऋषि कहा जा रहा है। तो पहली जो प्राथमिकता है वो है समावेशी विकास, मतलब सबको लेके चलना है, लास्ट तक पहुंचना है। इसके अलावा अंतिम छोर और व्यक्ति तक पहुंच, जो सबसे निचला तबका है या फिर सबसे लास्ट में कहीं इंटीरियर इलाके में जो लोग रहते हैं उनका भी कल्याण करना है। तो अंतिम छोर या वह व्यक्ति तक यहाँ पर पहुँचना है। अवसंरचना और निवेश करना है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है, इन्वेस्टमेंट अच्छी करनी है, तो इन सब में ध्यान देना है। सक्षमता को सामने लाना, मतलब कोई कैपेबल इंसान, मतलब कैपेबल चीज़ों को सामने लाना, मतलब सक्षमता को सामने लाना, इसमें एक ये भी सप्तऋषि में आएगा। हरित विकास 5वें नंबर पर है। फिर है युवा शक्ति की बात की गई है, और वित्तीय क्षेत्र की, इकोनॉमिक की, युवा की, हरित क्षेत्र की, सक्षमता की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, और अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना और समावेशी विकास करना है। तो इतना कुछ एक एक शब्द आपके ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे इस वित्तीय वर्ष में ग्रोथ का अनुमान कितना रखा गया है तो 7% ग्रोथ का इसमें अनुमान रखा गया है। जब बजट पेश किया जा रहा था तो ये 7% रखा गया था, और वैसे जो हमारा अनुमान है आर्थिक समीक्षा के द्वारा, अभी हम आगे देखेंगे, तो 6 to 6.8 हमारा अनुमान है जीडीपी का जो ग्रोथ का अनुमान है। और ये बजट के हिसाब से 7%, लगभग 7% हमारे मतलब हमारी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें ये ज़रूर लिखा रहता है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार या फिर जो आरबीआई के अनुसार या किसके अनुसार जीडीपी पूछी गई है, उसी हिसाब से आंसर देना है यहाँ पर। इसके अलावा कोविड के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों को 28 महीने तक मुफ्त खाद्यान्न दिया गया था। 2023 में, ये याद रखना है, 2023 में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का व्यय होगा। 2023 में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ का व्यय होगा। टोटल हमारा बजट था 45.03 लाख करोड़, और उसमें से 2 लाख करोड़ जो है ये पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में जाएगा। नेक्स्ट कुछ और चीज़ें हैं। 2014 से लेकर अभी तक जो उपलब्धियां हुई थी उसको भी भाषण में बोला गया है। तो अगर पूछ लिया जाए प्रति व्यक्ति आय जो है ये दुगनी हो गई है 2014 से अभी तक में, तो ये जो है अब प्रति व्यक्ति आय कितनी है बजट के अनुसार तो 1.97 लाख जो है प्रति व्यक्ति आय है। और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 2014 में 10वें नंबर पर थी, तो 10वें से अब 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था हमारी आ गई है। डिजिटल भुगतान जो है 126 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल भुगतान हुआ है, और ये भुगतान में मतलब ट्रांजैक्शन की संख्या कितनी है तो 7400 करोड़ डिजिटल भुगतान हुए हैं। 7400 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिसमें 126 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, 2014 से अभी तक कितने शौचालय बन गए हैं तो 11.7 करोड़ परिवारों में शौचालय बन गए हैं। 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जो उज्ज्वला के द्वारा दिए गए हैं। फिर 102 करोड़ लोगों को कोविड का टीका लगा है। 47.8 जो है करोड़ पीएम जनधन खाते खोले गए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, पीएम जनधन बैंक खाते कितने हैं तो 47.8 करोड़। इसके अलावा 44.6 करोड़ व्यक्तियों का बीमा किया गया है, और ये बीमा जो है किसके तहत किया गया है तो पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत किया गया है 44.6 करोड़ लोगों का। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे ये शौचालय वाला हो गया, एलपीजी कनेक्शन कितने हैं, पीएम जनधन खाता वाला कितना है,
नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे पीएम किसान निधि योजना के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये आप नहीं भी याद रखते हैं तो भी चलेगा। अभी पीएम किसान के तहत कितना आवंटन किया गया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सप्तऋषि जो भी हमने देखा था, सातों सप्तऋषि, उसमें पहला था समावेशी विकास। तो समावेशी विकास के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें की गई हैं? तो पहले कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सब चीज़ डिजिटल हो सके इसके लिए काम किया जाएगा। और एक यहाँ पर फंड की स्थापना की गई, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर एक्सिलरेटेड फंड की स्थापना की जाएगी। तो ये कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इस फंड की स्थापना की जाएगी कि अगर कृषि से रिलेटेड कोई स्टार्टअप शुरू करता है, मशीनरी वगैरह या फिर जो भी चीज़ें हैं कृषि से संबंधित, उसको शुरू करता है तो उसको जो है अतिरिक्त सहायता दी जाएगी इसी फंड के द्वारा, एग्रीकल्चर एक्सिलरेटेड फंड के द्वारा। इसके अलावा बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, इसके लिए कितने रुपए रखे गए हैं? तो 2200 करोड़ रुपए बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम के लिए रखे गए हैं। कृषि ऋण के लिए अलग से रखे गए हैं 20 लाख करोड़ रुपए। कृषि ऋण के लिए 20 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिसमें पशुपालन भी आ जाएगा, डेयरी भी आएगा, मत्स्यिकी भी आएगा और कृषि भी आएगा। मत्स्य पालन में निवेश के लिए अलग से भी 6000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। केवल मत्स्य पालन में निवेश के लिए 6000 करोड़ रुपए रखे गए। ये वाला ऋण था कृषि ऋण के लिए 20 लाख रुपए, मत्स्य पालन के लिए 6000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट बात करेंगे जो मिलेट है यानी श्री अन्न, मिलेट्स को के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है जो कि बन गया है हैदराबाद में, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ये मिलेट्स केंद्र बनेगा। श्री अन्न इसको कहा गया है इस बजट में। इसके अलावा भंडारण की भी सुविधा की गई है, स्टोरेज की व्यवस्था अच्छी खासी की जाएगी। तो इन चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। पहले तो बागवानी पौध कार्यक्रम, इसमें 2200 करोड़ रुपए, और ये याद रखना है कृषि ऋण के लिए 20 लाख करोड़ रुपए, मत्स्य पालन के लिए 6000 करोड़ रुपए, और ये एग्रीकल्चर एक्सिलरेटेड फंड हमें बनाना है। नेक्स्ट बात करेंगे मेडिकल की। तो मेडिकल जो है जीडीपी का कितना योगदान करता है? 2.1%। मेडिकल जो है जीडीपी का कितना है? 2.1%। जिस तरह से भाषण में बोला गया है जो चीज़ें, वही यहाँ पर लिखी हैं। 2.1% ये चीज़ याद रखना है मेडिकल से रिलेटेड अगर कुछ भी पूछा जाए तो। और 157 नर्सिंग कॉलेज बनेंगे। जो 157 मेडिकल कॉलेज हैं उसी से रिलेटेड, मतलब उसी से संबद्ध ही कॉलेज रहेंगे नर्सिंग कॉलेज। तो 157 बनने हैं। 2047 तक हमें सिकल सेल एनीमिया से मुक्त होना है। क्या लक्ष्य रखा गया है? 2047 तक हमें सिकल सेल एनीमिया से मुक्त रहना है। फार्मा नवाचार की बात की जाएगी, अनुसंधान की बात की जाएगी। तो ये है मेडिकल से रिलेटेड 2 पॉइंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 157 नर्सिंग कॉलेज और 2047 तक सिकल सेल एनीमिया मुक्त भारत। अब शिक्षा की बात करें तो जीडीपी का 2.9% शिक्षा के लिए, अभी मेडिकल के लिए था 2.1%, और शिक्षा के लिए जो है 2.9% तक लाना है। इसके अलावा इसमें शिक्षा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है टीचर्स के प्रशिक्षण पर किया गया है। मतलब अच्छे से अच्छा उनका प्रशिक्षण हो सके टीचर्स का, इसकी बात की गई है। बच्चों और किशोरों के लिए डिजिटल पुस्तकालय की बात की गई है, डिजिटल लाइब्रेरी की बात की गई है। हर पंचायत, हर वार्ड में पुस्तकालय खोलने के लिए भी प्रोत्साहन दिया गया है। हर वार्ड में पुस्तकालय होना चाहिए। फिर सप्तऋषि सेकंड क्या है? अंतिम छोर तक पहुँच। तो अंतिम छोर तक मतलब सबसे ज़्यादा जो इसमें अंतिम मतलब निचले तबके के लोग होते हैं वो जनजातीय लोग होते हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट वाले होते हैं। तो यही 2 मंत्रालय इसमें आए हैं, 2 विभाग आए हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय इसमें काम करेगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास द्वारा जो है अंतिम छोर तक पहुंचा जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास वाला जो विभाग है और जनजातीय मंत्रालय इसके लिए काम करेगा। आकांक्षी जिले हैं या फिर जो ब्लॉक कार्यक्रम हैं उनके द्वारा हर जिलों का कल्याण किया जाएगा। जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जो थोड़ा पिछड़े हुए जिले होते हैं, उनको आकांक्षी जिला कहा गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के लिए 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पीवीटीजी में वो लोग आते हैं जो संवेदनशील जनजाति समुदाय होते हैं, उनको पीवीटीजी समुदाय कहा जाता है। और ये समुदाय जो जनजातियों में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जनजाति होती है, जो बिल्कुल मेन स्ट्रीम में नहीं होती, उनके लिए 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अब 3 वर्षों के अंदर ही जो हमारे यहाँ जितने भी एकलव्य मॉडल आवास विद्यालय हैं जिसमें जनजातीय बच्चे पढ़ते हैं, 740 ऐसे विद्यालय हैं। तो इसमें अध्यापकों की नियुक्ति की जानी है। कितने अध्यापक नियुक्त होंगे? 38,800। 38,800 अध्यापक जो है अगले 3 साल में नियुक्त किए जाएंगे एकलव्य स्कूलों में। सूखा प्रणव क्षेत्र के लिए कर्नाटक के सिर्फ कर्नाटक के सूखा क्षेत्रों के लिए 5300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा पीएम आवास योजना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पीएम आवास योजना के तहत 79,000 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं और पिछली बार से ये सबसे ज़्यादा बढ़ा है, 66% इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 79,000 करोड़ रुपए जो है पीएम आवास योजना के लिए रखे गए हैं।
इसके अलावा एक भारत श्री योजना, ये किस लिए? तो पुरा लेखों के डिजिटलीकरण के लिए, जो हमारे पुराने लेख वगैरह हैं उनको डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसलिए भारत श्री योजना शुरू हुई है। फिर तीसरा सप्तऋषीय अवसंरचना और निवेश, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की बात इसमें की गई है। तो पूंजीगत निवेश को 33.4% से बढ़ाकर, मतलब इतना बढ़ाना है, जितना भी था उसमें 33.4% बढ़ाकर उसको 10 लाख करोड़ करना है। बस इतना याद रखना है इसमें कि पूंजीगत निवेश को कितना बढ़ाया गया है, कितने परसेंट? तो 33.4% बढ़ाकर अब कितना हो गया है? तो 10 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा अवसंरचना निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को 50 वर्ष तक ब्याज रहित ऋण जारी करना। अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है तो राज्य सरकारों को 50 साल के लिए ब्याज रहित ऋण जारी करने की यहाँ पर बात की गई है। अगर कोई भी कंपनी कुछ ऐसा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहती है तो उसमें उनको छूट मिलेगी, मतलब ऋण वगैरह में ब्याज देने में उनको छूट मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें रेलवे की, तो 2.4 लाख करोड़ का रेलवे का बजट है अपना, 2.4 लाख करोड़। नेक्स्ट बात करेंगे पत्तन, कोयला, इस्पात आदि के लिए 100 महत्वपूर्ण परियोजनाएं चलेंगी और ये जो परियोजनाएं हैं इसमें 75,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। इन 75,000 करोड़ रुपए में 15,000 करोड़ जो है निजी क्षेत्रों के द्वारा व्यय किया जाएगा। जितनी भी योजनाएं बनेंगी पत्तन से रिलेटेड, मतलब बंदरगाहों से रिलेटेड, कोयला से, इस्पात से, इतनी 100 परियोजनाएं बननी है और इसमें निवेश कितना होगा? 75,000 करोड़ का निवेश होगा। इन 75,000 में 15,000 जो है निजी सेक्टर को दिया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर को। शहरी अवसंरचना का विकास किया जाएगा, मतलब शहर का डेवलपमेंट करना है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है शहरों का। नेक्स्ट यहाँ पे चौथा जो सप्तऋषि है वो है सक्षमता को सामने लाना। अब सभी चाहे याद रहे चाहे नहीं, मतलब इसमें क्या है इसमें क्या है, लेकिन मतलब बातें जो हैं उसमें वो जरूर याद रहनी चाहिए। सक्षमता को सामने लाना में क्या क्या है? तो एआई का निर्माण करना, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना है। एआई केंद्र 3 शैक्षिक संस्थानों में भारत की एआई केंद्र की स्थापना की जाएगी। 3 शैक्षिक संस्थाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उसकी मतलब केंद्र बनाया जाएगा उसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। राष्ट्रीय डेटा शासन नीति मतलब लागू होगी, जितने भी चीज़ें सब डिजिटल हो जाएंगी। विवाद से विश्वास स्कीम आएगी, ई कोर्ट की स्थापना की जाएगी, डिजी लॉकर को बढ़ावा दिया जाएगा, 5G सेवाएं शुरू की जाएंगी। 5G सेवाओं को शुरू करने वाला पहला जो कंपनी है वो है एयरटेल, फिर मतलब अब शुरू भी हो गई है। प्रयोगशाला में उत्पन्न हीरे, इसका डेवलपमेंट, मतलब जो हीरे खानों से निकलते हैं उसके अलावा जो प्रयोगशाला में डेवलप किए जाते हैं उसको यहाँ पर बढ़ावा देना है। नेक्स्ट बात करेंगे पांचवा जो सप्तऋषि हरित विकास की, इसमें बात की गई है। इसमें जितनी चीज़ें हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली हरित विकास में। 2070 तक हमें निवल कार्बन उत्सर्जन जो है शून्य करना है, मतलब हमारा नेट जीरो कार्बन एमिशन हो। जितना हम कार्बन एमिट कर रहे हैं उतना ही पौधे लगाकर अवशोषित कर लें, उसी को कहते हैं नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन। और इसके लिए जो है 35,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये 35,000 करोड़ रुपए लिखा हुआ है, 35,000 करोड़ रुपए। हरित हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो इसके लिए 19,700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 19,700 करोड़ रुपए हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए रखे गए हैं और इन्हीं सभी माध्यम से हरित विकास किया जाना है। अब कार्बन उत्सर्जन जीरो करना है तो हरित विकास करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को बढ़ावा देना पड़ेगा, मतलब जो पेट्रोलियम वगैरह है उनको कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए। और लद्दाख में 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड की स्थापना की जाएगी और इसके लिए 20,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर 500 नए अवशिष्ट से धन संयंत्र लगेंगे और ये अवशिष्ट से धन संयंत्र जो है इसको कहा जा रहा है गोवर्धन स्कीम के तहत। गोवर्धन का फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, और इसी के अंतर्गत गोवर्धन स्कीम के अंतर्गत ही 200 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र भी लगेंगे, जिसे CBG संयंत्र कहा जा रहा है। तो कितने CBG संयंत्र लगने हैं? 200 CBG लगने हैं। इसके अलावा टोटल की बात की जाए तो 500 अवशिष्ट से धन संयंत्र लगेंगे। गोवर्धन स्कीम के तहत 500 अवशिष्ट से धन संयंत्र को लगाया जाना है। नेक्स्ट बात करेंगे बैटरी ऊर्जा प्रणाली को बढ़ावा देना है, आर्द्र भूमि संरक्षण करना है। ये किसके तहत करना है? अमृत धरोहर। तो अमृत धरोहर का संबंध किससे है? वेटलैंड से है। तटों के किनारे जो मैंग्रोव विकास होते हैं उसके लिए भी योजना एक नई आई है जिसका नाम है मिष्टी योजना, जो मैंग्रोव को बढ़ावा देना है। मिष्टी का यहाँ पर फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। तो ये मैंग्रोव को बढ़ावा देने के लिए मिष्टी योजना। नेक्स्ट है यहाँ पर रासायनिक जो उर्वरक हैं उनका प्रयोग जो है संतुलित रूप में करना है। उनका प्रयोग करो लेकिन इतना मतलब हद तक ज़्यादा ना करो। तो रासायनिक उर्वरक जो है इसका संतुलित उपयोग करना है, उसके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरक को अपनाना है। और ये जो स्कीम है, ये जो पूरा उर्वरक वाली स्कीम है, इसको क्या कहा गया है? तो इसको PM प्रणाम योजना कहा गया है। यहाँ पे प्रणाम का जो फुल फॉर्म है वो है PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड
एमिलियोरेशन ऑफ मदरलैंड। यहाँ पे मदरलैंड की बेसिकली बात की गई है। अगर परिणाम योजना की बात की जाए तो पृथ्वी के कल्याण की बात की गई है कि रसायन का कम उपयोग किया जाए। नेक्स्ट बात करेंगे, छठवां जो सप्तऋषि है उसमें युवाओं की बात की गई है, अमृत पीढ़ी युवा शक्ति की बात की गई है और इसी के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का 4.0 की शुरुआत हो गई है। जो चौथा संस्करण है उसकी शुरुआत हो गई है और चौथे संस्करण में जो ज़्यादा फोकस किया गया है वो डिजिटल क्षेत्र में किया गया है। कोडिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स वगैरह में ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और 50 पर्यटन गंतव्यों का विकास किया जाएगा। तो ये नंबर आ सकता है कितने पर्यटन गंतव्यों का हमें विकास करना है, तो 50। यूनिटी मॉल की स्थापना करने की यहाँ पे बात की जा रही है। हर जिले में यूनिटी मॉल होना चाहिए जहाँ पे ODOP वाले प्रोडक्ट, अगर यूपी की बात करें तो ODOP वाले प्रोडक्ट होंगे उसमें, वन जिला वन उत्पाद वाले। नेक्स्ट बात करेंगे, सातवां जो सप्तऋषि है वो है वित्तीय क्षेत्र, इसमें सातवें पे रखा गया है। इसमें MSME के लिए ऋण की गारंटी दी गई है। 2 लाख करोड़ अतिरिक्त कॉर्पस निधि का विस्तार किया जाएगा, मतलब इसमें MSME सेक्टर को ऋण देने की बात की गई है। महिला सम्मान बचत पत्र के तहत 2 लाख राशि जमा करने की सुविधा यहाँ पर प्रदान की गई है। तो महिला सम्मान बचत पत्र की यहाँ पर बात की गई जिसकी सीमा क्या है, 2 लाख यहाँ पर इसकी सीमा रखी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो जमा राशि है वो अभी तक 15 लाख थी, इसको बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 लाख से बढ़ाकर वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि को 30 लाख किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, अब मंत्रालयों के लिए जो आवंटन है, अभी जो योजनाएं आएंगी, योजनाओं के लिए जो आवंटन किए गए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, अभी लास्ट में देखेंगे। मंत्रालयों के लिए जो आवंटन है, रक्षा मंत्रालय के लिए 5.94 लाख करोड़ और ये सबसे ज़्यादा है जितने भी मंत्रालय हैं, इसका डिफेंस सेक्टर का सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे मंत्रालय की बात की जा रही है, सेक्टर की बात नहीं की जा रही है। तो सड़क परिवहन मंत्रालय जो है उसके लिए 2.70 लाख करोड़ और रेल मंत्रालय के लिए 2.4 लाख करोड़, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के लिए 2.06 लाख करोड़, गृह मंत्रालय के लिए 1.96 लाख करोड़। ये वाला और ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलवे वाला भी। नेक्स्ट बात करेंगे, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के लिए 1.78 लाख करोड़, ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 1.60 लाख करोड़, कृषि और किसान कल्याण के लिए 1.2 लाख करोड़, संचार मंत्रालय के लिए 1.23 लाख करोड़। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे योजनाओं की, ये चीज़ जरूर देखिएगा और इनसे पक्का क्वेश्चन एक ना एक पूछा जाएगा। तो जल जीवन मिशन की बात करें तो इसके लिए 70,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। फार्मा सेक्टर के लिए 1250 करोड़, एकलव्य विद्यालय के लिए 5,943 करोड़ रुपए, PM आवास जो भी हमने देखा था 79,590 जो है 590 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं। 79,590 करोड़ रुपए PM आवास योजना के लिए, जो कि सर्वाधिक है। और इसमें वृद्धि कितनी हुई है पिछली बार से, तो 66% जो हमने ऊपर देखा था। बस 79 इसमें याद रखिए, ये वाला नहीं याद रहता तो तब भी चलेगा क्योंकि नंबर ज़्यादा चेंज नहीं होते बाद वाले। EV की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए 5,172 करोड़ रुपए, पूर्वोत्तर के विकास के लिए 2,491 करोड़ रुपए, मनरेगा और PM किसान मोस्ट इंपॉर्टेंट है 60,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 38,953 करोड़ रुपए। 38,000 यहाँ पे बात की गई है शिक्षा मिशन के लिए और स्वास्थ्य के लिए 36, स्वास्थ्य वाला 36 है, शिक्षा वाला 38 है। आत्मनिर्भर भारत के लिए 2273 करोड़ रुपए की बात की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर रुपया हमारे यहाँ जो आता है सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, तो सबसे ज़्यादा आता है ऋण और देयताओं से, जो हम उधार वगैरह लेते हैं अलग अलग जगह से, तो 34% इसी का हो जाता है। सेकंड पे आता है GST, 17% यहाँ से आता है। आयकर और निगम कर का परसेंटेज सेम है, आयकर और निगम कर दोनों को 3rd नंबर पर रखा गया है, 15% यहाँ से आता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7%, उसके बाद कर रहित प्राप्तियाँ 6%। सबका परसेंटेज यहाँ पे नहीं याद रखना, बस क्रम याद रखना है। पहला जो आता है कृषि ऋण और देयता से, सेकंड पे GST से, तीसरे पे आयकर और निगम कर, उसके बाद चौथे पे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, फिर कर रहित प्राप्तियाँ, कर रहित पूंजीगत प्राप्तियाँ, उसके बाद सीमा शुल्क। सीमा शुल्क वाला यहाँ पे याद रखिएगा 4% है सीमा शुल्क। नेक्स्ट बात करेंगे रुपया जो है हमारा कहाँ जाता है, तो हमने उधार ही इतने ज़्यादा पिछले साल ले रखा होता है, उसको ब्याज भी देना होता है, तो ब्याज भुगतान में सबसे ज़्यादा 20%। उसके बाद राज्यों का जो हिस्सा होता है, जितना भी टैक्स वगैरह वसूला जाता है उसमें राज्यों का भी हिस्सा होता है, तो ये 18%। फिर केंद्र की जो योजनाएँ होती हैं उसमें भी 17% चला जाता है। बहुत सारी योजनाएँ चलती हैं, जैसे अभी हमने देखा था जो गरीब कल्याण अन्न योजना जो चल रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा चलाया जा रहा है। तो केंद्र की जो योजना है उसमें 17%, फिर केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं होती हैं जिसमें केंद्र का हिस्सा होता है उसमें भी 9%, रक्षा क्षेत्र में 8%, सबसे ज़्यादा रक्षा क्षेत्र में 8%, सब्सिडी यहाँ याद रखना है 7%, सब्सिडी बहुत दी जाती है इंडिया में 7%, पेंशन में 4%। अब ये घाटा, जितना यहाँ पे घाटा लिखा है, ये चारों घाटा एकदम रटा होना चाहिए। राजकोषीय घाटा जो है 5.9% का अनुमान है, यही अनुमान वाले ही पूछे जाते हैं।
राजकोषीय घाटा जो है 5.9%, राजस्व घाटा 2.9%, प्राथमिक घाटा 2.3% और प्रभावी राजस्व घाटा 1.7%। देखिए सभी घटते हुए क्रम में है। पहले राजकोषीय से क्रम याद रखना है, राजकोषीय घाटा, फिर राजस्व घाटा, फिर प्राथमिक घाटा का वैल्यू है, उसके बाद फिर प्रभावी राजस्व घाटा आता है। 5.9, 2.9, 2.3, 1.7। नेक्स्ट बात करेंगे आर्थिक समीक्षा 2022-23 की। अब इसमें जो है पिछले साल का डेटा पेश किया जाता है। जो हमारा बजट रहता है वो 23-24 का रहेगा और आर्थिक समीक्षा एक साल पहले क्या क्या हुआ। तो आर्थिक सलाहकार हमारे कौन है जिनकी देखरेख में तैयार हुई आर्थिक समीक्षा, तो वी अनंत नागेश्वरन जो है आर्थिक सलाहकार हैं हमारे। पहली बार जो पेश हुई थी आर्थिक समीक्षा वो 1950-51 में पेश हुई। इसको बजट से एक दिन पहले रखने की बात ये कब से आई थी, तो 1964 से इसको एक दिन पहले रखा जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण की इस बार थीम क्या थी 2022-23 की, तो इसकी थीम थी मिड टर्म पोजीशन ऑप्टिमिस्टिक एंड कॉन्फिडेंट। मिड टर्म पोजीशन ऑप्टिमिस्टिक एंड कॉन्फिडेंट। जीवीए हमारा कितना रहा है, तो 6.7% रहा है। जीडीपी जो है इसका मतलब ये जीवीए जरूर याद रखना है, बाकी याद रहे ना रहे। जीवीए जो है 6.7% है, जीडीपी 7%, नेशनल इनकम हमारी 6.6% और पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय जो है 5.5%। अब ये अनुमानित वाला ज़्यादा याद रखना है। 2023-24 के लिए जो हमारा आर्थिक समीक्षा के अनुसार अनुमान है वो 6 to 6.8% है। आरबीआई ने कहा है कि 6.8% रहेगा, आईएमएफ ने कहा 6.8% रहेगा, वर्ल्ड बैंक ने कहा 6.9% रहेगा। अब ये लोग जो है अपना डेटा भी हमेशा बदलते रहते हैं, तो अभी के लिए अगर पूछा जाए आर्थिक समीक्षा जब तक आई तब तक के लिए ये है। नेक्स्ट बात करेंगे कृषि के क्षेत्र में जो हमारे जीवीए में योगदान, इसका पूछा जाता है कि कृषि का योगदान कितना है कृषि वानिकी और मत्स्यिकी का, तो 3.5% और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है। खनन के लिए 2.4%, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1.6%, विद्युत गैस और जलापूर्ति और जो अन्य सेवाएं उसके लिए 9%, कंस्ट्रक्शन के लिए 9.1%, व्यापार होटल परिवहन इसके लिए 13.7%, सबसे ज़्यादा यही है व्यापार होटल परिवहन वगैरह। वित्तीय रियल एस्टेट की बात करें तो 6.4%, सार्वजनिक प्रशासन रक्षा की बात करें तो 7.9%। टोटल जो है 6.7% है हमारा टोटल जीवीए 6.7%। अगर यहाँ पर सेक्टर्स की बात कर ली जाए कि हमारा जो सबसे ज़्यादा जीडीपी जो आती है किस सेक्टर से आती है, तो सर्विस सेक्टर से सबसे ज़्यादा आती है इस बार की बात करें तो। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है औद्योगिक सेक्टर, सेकंड पे औद्योगिक और थर्ड पे आता है कृषि। पहले पे आता है सेवाएं मतलब सर्विसेज, सेकंड पे आता है औद्योगिक जो क्षेत्र है और थर्ड पे आता है हमारा कृषि क्षेत्र। तो ये तीनों क्रम जरूर याद रखना मतलब इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे मुद्रास्फीति की, तो मतलब महंगाई की। तो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के अनुसार जो है अलग अलग मुद्रास्फीति होती है। सीपीआई के अनुसार हमारी है 6.8% और डब्ल्यूपीआई यानी होल प्राइस इंडेक्स के अनुसार जो है हमारी 11.5% है। राजकोषीय घाटा हमारा कितना रहा है, ये वाला राजकोषीय घाटा नहीं पूछा जाता है। जो भी हमने देखा था जो 5.9% था, जो भी हमने देखा था अनुमान 2022-23-24 का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो राजकोषीय घाटा है 6.4%। हमारा विदेशी मुद्रा कोष कितना है टोटल, तो 562.8 अरब डॉलर है और इसमें गिरावट आई है कितने की, तो 70.8 अरब डॉलर की गिरावट आई है। 562 ये याद रखना है। स्वर्ण के रूप में इसमें कितना है, तो 41.3 अरब डॉलर स्वर्ण के रूप में है, 41.3 अरब डॉलर। टोटल खाद्यान्न उत्पादन इस बार हमारा कितना हुआ, तो 315 मीट्रिक टन। और अगर अंतिम आंकड़ों के अनुसार अब की बात करें जो हमने कृषि डेटा में अभी आगे कवर किया है, तो वो है 323.55 मीट्रिक टन। 323.55 मीट्रिक टन। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के विदेशी व्यापार जो है, हमारा जो निर्यात होता है भारत से, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं भारत से, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे करते हैं, तो यूएसए को सबसे ज़्यादा देते हैं। मतलब हमें ज़्यादा फायदा हो रहा है यूएसए से, 59.57% जो है यूएसए को दे रहे हैं। सेकंड पे जो है यूएई को, थर्ड पे जो है नीदरलैंड को, फोर्थ पे चाइना आता है, 5 पे बांग्लादेश। सबसे पहले नंबर पर यूएसए और सेकंड पे आता है यूएई। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर आयात हम कहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो हम चाइना को ज़्यादा फायदा पहुँचा रहे हैं। चाइना से ज़्यादा चीज़ें हम ले रहे हैं, मतलब पैसा उनको ज़्यादा दे रहे हैं। तो चाइना नंबर 1 पे आ जाएगा इंपोर्ट में, सेकंड पे यूएई है, थर्ड पे यूएसए जो पहले नंबर पर था निर्यात में, यहाँ पे आयात में तीसरे नंबर पर हो गया। चौथे नंबर पर रशिया है। पहले नंबर पर चाइना आयात में है और निर्यात में बात करें तो यूएसए पहले नंबर पर है। नेक्स्ट बात करेंगे निर्यात में जो हमारा जो शीर्ष प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा निर्यात जो होता है, वो 30 उत्पाद जो शीर्ष हमारे निर्यात होते हैं, उसमें 13 जो है कृषि से संबंधित है
और पहली बार जो शीर्ष 10 है, मतलब इन 30 उत्पादों में भी शीर्ष 10 में जो आता है, जिसको हम निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें अब चावल भी आ गया है। अभी तक चावल जो है शीर्ष 10 में शामिल नहीं था, अब हमारा चावल का एक्सपोर्ट जो है ज़्यादा हो गया है। तो चावल निर्यात में जो वृद्धि हुई है वो 16.09% की वृद्धि हुई है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि चावल में पहली बार ही चावल जो है शीर्ष 10 में आया है। नेक्स्ट बात करेंगे, जो हमारा निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, इंजीनियरिंग गुड्स होते हैं। सेकंड पे आता है पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद को हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। थर्ड पे आता है जेम्स एंड ज्वेलरी, फोर्थ पे आता है केमिकल्स, फिर ड्रग फॉर फार्मा, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान आते हैं। फिर यहाँ पर ये आर्थिक समीक्षा का पूरा डेटा है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, ये पूरा सब नहीं याद रखना है। चावल का नंबर जो भी हमने देखा था शीर्ष 10 में आएगा, तो किस नंबर पे है, शीर्ष 10 में 9वें नंबर पर है, अभी मतलब बहुत आगे नहीं आया है। तो चावल जो है 9वें नंबर पर है। शीर्ष आयात जो हम सबसे ज़्यादा करते हैं, पेट्रोलियम, क्रूड उत्पाद, ये सब सबसे ज़्यादा आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। सेकंड पे इलेक्ट्रॉनिक सामान आएगा, थर्ड पे कोयला, कोक और ब्रिकेट आता है, फोर्थ पे मशीनरी, फिफ्थ पे सोना आता है। सब नहीं याद रखना इसमें भी। शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता जो हमारे यहाँ के लोग बाहर रहते हैं, जिसको NRI कहा जाता है, वो सबसे ज़्यादा जो पैसा भेजते हैं वो इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा पैसा भेजते हैं। और सेकंड पे आता है मैक्सिको, थर्ड पे आता है चाइना। पहले नंबर पर है भारत, सेकंड पे मैक्सिको, थर्ड पे चाइना। नेक्स्ट बात करेंगे, हमारे यहाँ डॉक्टर और मरीज का अनुपात क्या है। तो मरीज और डॉक्टर का अनुपात है 1000 मरीज पे 1 डॉक्टर। अभी जो है हमारे यहाँ 1000 मरीज पर 1 डॉक्टर है, लेकिन स्टैंडर्ड जो WHO के द्वारा निर्धारित किया गया है वो कहा गया है कि 834 मरीज पर 1 डॉक्टर होना चाहिए। हमारे यहाँ भी डॉक्टरों की कमी है। नेक्स्ट बात करेंगे, NFHS 5 के द्वारा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, उसके अनुसार लिंगानुपात जो है वो 931 हो गया है। प्रति 1000 पुरुष पर हमारा लिंगानुपात जो है 931 हो गया है। जो ये लेटेस्ट, ये जनगणना के अनुसार नहीं है, जनगणना के अनुसार दूसरा डेटा है। ये जो NFHS के द्वारा है। टोटल प्रजनन दर जो है वो 2.1% है, और ये घटी है 2.4% से घटकर 2.1% हो गई है टोटल प्रजनन दर। अब कृषि और मिनरल वाला डेटा भी इसी में देख लेते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करिए। चलिए शुरू करते हैं। अगला जो है, यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है, और इतनी ही चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं तो कृषि से रिलेटेड डेटा इन्हीं सभी टॉपिक से पूछा जाता है। खाद्य उत्पादन की टोटल अगर बात करें तो 323 मीट्रिक टन है। अब यहाँ पॉइंट वाला हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि 323 तो याद हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा सभी चीज़ें पॉइंट में याद करने लगेंगे तो सब याद नहीं होंगी। तो 323 मीट्रिक टन जो है टोटल खाद्यान्न उत्पादन है। चावल की बात करें तो 130 मीट्रिक टन है, गेहूं है 112। चावल सबसे ज़्यादा है देखिए खाद्यान्न में 130, और गेहूं है 112 मीट्रिक टन। मक्का की बात करें तो 34 मीट्रिक टन है। चना जो है 13 मीट्रिक टन। चना कम है, मक्का ज़्यादा है। मक्का 34 है, चना जो है 13 है। टोटल दलहन की बात करें तो 27 मीट्रिक टन। टोटल दलहन कितना है तो 27 मीट्रिक टन। इसमें हर तरह की दालें आ जाएंगी। पोषक तत्वों की बात करें या मोटे अनाज की, टोटल मोटे अनाज की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट डेटा भी हो गया है, क्योंकि मोटे अनाज की समय ज़्यादा बात हो रही है। तो 52 मीट्रिक टन जो है मोटा अनाज का उत्पादन हुआ है। टोटल देखिए खाद्यान्न उत्पादन 323 मीट्रिक टन है। ये भी याद रखना है, गेहूं चावल का जरूर याद रखिएगा, 130 चावल का और 112 गेहूं का। नेक्स्ट बात करेंगे, तिलहन का जो उत्पादन है 40 मीट्रिक टन है। टोटल तिलहन, इसमें हर तरह का तिलहन आ जाएगा, मूंगफली वाला आ जाएगा, सरसों का आ जाएगा, सूरजमुखी का आ जाएगा। तो सारे तरह के यहाँ पे तिलहन आ जाएंगे 40 मीट्रिक टन। गन्ने की बात करें तो 468 मीट्रिक टन है। टोटल जो हमने खाद्यान्न उत्पादन देखा था अभी 323 मीट्रिक टन था, और गन्ना जो है इससे ज़्यादा है, 468 मीट्रिक टन है। कपास की बात करेंगे तो 33 मीट्रिक टन है कपास। देखिए मक्के के आसपास है, तो जो दो डेटा अगर आसपास होते हैं तो उनको एक साथ याद करें तो ज़्यादा आसानी होती है। मक्की की बात करें तो मक्का 34 है, और यहाँ पे कपास की बात करें तो कपास उससे एक कम है, 33 मीट्रिक टन। नेक्स्ट बात करते हैं MSP की। तो कुछ इंपॉर्टेंट MSP हमें यहाँ देखने हैं, और जो शुरू के हैं 4-5 MSP ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो गेहूं की बात करते हैं। गेहूं हो गया है 2125 रुपये, 2125 रुपये पर क्विंटल जो है गेहूं का MSP है। और कितनी वृद्धि हुई है ये भी पूछ लिया जाता है, तो 110 रुपये की इसमें वृद्धि हुई है। अभी तक ये 2015 रुपये पर क्विंटल था, लेकिन अब ये 2125 हो गया है। जौ की बात करें तो 1735 रुपये पर क्विंटल हो गया है, 1735, 100 रुपये की इसमें वृद्धि हुई है। सबकी वृद्धि नहीं याद करनी है, गेहूं की अगर याद रह जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, और एक तिल की भी याद रखनी भी देखेंगे। तो जौ की जो है 1735 है। चने की बात करें तो 5335 रुपये पर क्विंटल है। देखिए चना महंगा है, 5335 रुपये पर क्विंटल है। दाल, मसूर की दाल की बात करें तो 6000 रुपये पर क्विंटल है। मसूर की दाल 6000 रुपये पर क्विंटल है। सरसों की बात करेंगे तो 5450 है। सरसों जो है वो मसूर से सस्ती है, 5450 है। कुसुम के फूल ये 5650 है कुसुम के फूल।
नेक्स्ट बात करेंगे धान की। अब धान सामान्य की बात करें, खरीफ की फसलों में आ जाएगा, तो धान सामान्य जो है 2040 रुपये पर क्विंटल है। और धान ग्रेड ए वाला दो तरह का होता है, एक ग्रेड ए वाला एक सामान्य। तो ग्रेड ए वाला जो है वो 2060 रुपये है, सामान्य का 2040 और ग्रेड ए का 2060। ज्वार की बात करेंगे तो हाइब्रिड वाला 2970 का है और जो मलंडी वाला है वो 2990 का है। अब यहाँ पे ज्वार ये वाला भूल भी सकते हैं आप, लेकिन गेहूं का जरूर याद रखिएगा। गेहूं का है, चना का एमएसपी 5335 रुपये है, दाल का एमएसपी 6000 रुपये है। सब याद नहीं हो पाता, लेकिन कम से कम गेहूं धान का याद रह जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। बाजरा की बात करेंगे तो 2350 है बाजरा का। सूरजमुखी का है 6400, सूरजमुखी का 6400 है। इसी के आसपास दाल मसूर वाला कितना है 6000। तो इस तरह से एक डाटा जो है दूसरे से रिलेट करना है। नेक्स्ट बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन जो है 4300 रुपये पर क्विंटल है एमएसपी इसका। तिल जो है सबसे महंगा है, इसलिए इसको याद रखना। जो टिक लगा है या फिर हाईलाइट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तिल की बात करें तो 7830 रुपये पर क्विंटल है और इसमें इसकी एमएसपी में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। तिल की एमएसपी में 523 रुपये की वृद्धि हुई है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करेंगे अब जो क्रम है राज्यों का, कौन से राज्य में क्या ज़्यादा मिलता है। तो टोटल खाद्यान्न की बात करें तो टोटल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। जितना भी भारत का खाद्यान्न होता है उसका 17.77% जो है केवल यूपी में होता है। तो नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश आ जाएगा, सेकंड पे मध्य प्रदेश आएगा, थर्ड पे पंजाब आएगा। अब यही जो टोटल कुल खाद्यान्न वाला डेटा है यही वाला गेहूँ का भी रहेगा, ये याद रखिएगा। गेहूँ और टोटल जो अनाज है उसका सेम डेटा है। नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, सेकंड पे मध्य प्रदेश है, थर्ड पे पंजाब है, गेहूँ और टोटल खाद्यान्न में। चावल की बात करेंगे तो नंबर 1 पे पश्चिम बंगाल आ जाएगा। नंबर 1 पे चावल पे पश्चिम बंगाल आ जाएगा, यूपी सेकंड पे हो जाएगा। टोटल खाद्यान्न में और गेहूं में नंबर 1 है यूपी, लेकिन चावल में सेकंड पे आ जाएगा। पंजाब यहाँ पर तीनों में थर्ड रहेगा। टोटल खाद्यान्न में भी पंजाब थर्ड है, चावल में भी थर्ड है और गेहूं में भी थर्ड है। अब एक चीज़ जो पूछा जाता है कि गेहूं और चावल की उत्पादकता कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, मतलब अगर 1 हेक्टेयर में चावल बो दिया गया यूपी में और 1 हेक्टेयर में बो दिया गया पंजाब में, तो ज़्यादा उत्पादकता कहाँ पर होगी, पंजाब में होगी। तो यहाँ पे पंजाब की उत्पादकता जाता है, लेकिन जो ज़्यादा क्वांटिटी कहाँ पे पैदा होती है तो वो उत्तर प्रदेश में होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो है गेहूं चावल के बाद मक्का है। मक्का में नंबर 1 है कर्नाटक। अब सबका नंबर 2 नंबर 3 नहीं याद रखना है, मक्के का नंबर 1 याद रहे, यही बहुत बड़ी बात है। कर्नाटक जो है नंबर 1 है मक्के में, सेकंड पे मध्य प्रदेश आएगा, थर्ड पे महाराष्ट्र। टोटल मोटे अनाजों में भी कर्नाटक नंबर 1 है मक्के में, और टोटल मोटे अनाज में कर्नाटक नंबर 1 है। टोटल मोटे अनाज में राजस्थान का सेकंड नंबर आता है और महाराष्ट्र का थर्ड नंबर आता है। अब टोटल मोटे अनाजों में सेकंड नंबर भी याद रखना है, राजस्थान का भी याद रखिए, क्योंकि कभी कभी राजस्थान पहले नंबर पे आ जाता है, लेकिन अभी राजस्थान सेकंड पे है। कर्नाटक मोटे अनाज में पहले नंबर पर है, मक्का में भी पहले नंबर पर है। नेक्स्ट बात करेंगे तूर दाल की, यानी अरहर की दाल को तूर दाल कहते हैं। तो इसमें महाराष्ट्र नंबर 1 है, सेकंड पे कर्नाटक है, थर्ड पे उत्तर प्रदेश है। दालों में हमारा यूपी जो है तीसरे नंबर पे है, इसको याद रखना है। अरहर की दाल में यूपी तीसरे नंबर पे है, महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। आगे चने की बात करेंगे तो यहाँ पे अरहर की दाल में भी महाराष्ट्र नंबर 1 है और चने में भी महाराष्ट्र नंबर 1 है। चने की भी दाल होती है, अरहर की भी दाल होती है, तो दोनों में महाराष्ट्र नंबर 1 है। और चने में सेकंड नंबर पे आ जाता है मध्य प्रदेश, थर्ड पे आ जाता है राजस्थान। टोटल दालों की बात करें तो टोटल दाल में मध्य प्रदेश नंबर 1 आ जाएगा। अभी तक अरहर में महाराष्ट्र नंबर 1 था, चने में भी महाराष्ट्र नंबर 1 था, लेकिन टोटल दाल की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश नंबर 1 आ जाएगा, सेकंड पे हो जाएगा महाराष्ट्र, थर्ड पे हो जाएगा राजस्थान। आगे टोटल तिलहन की बात करते हैं तो तिलहन में नंबर 1 आ जाता है राजस्थान, सेकंड पे आ जाएगा मध्य प्रदेश, थर्ड पे आ जाएगा गुजरात। देखिए राजस्थान में सरसों सबसे ज़्यादा होती है, तो सरसों का तेल यहाँ पे ज़्यादा निकलता है और टोटल तिलहन भी यहाँ पे ज़्यादा है। सेकंड पे यहाँ पे मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन ज़्यादा होता है तो उसका तेल वगैरह निकलता है। गुजरात में मूंगफली ज़्यादा होती है तो मूंगफली का भी तेल निकलता है। तो इस तरह से नंबर 1 पे आ जाएगा राजस्थान, सेकंड पे मध्य प्रदेश, थर्ड पे गुजरात। अब रेपसीड और सरसों की बात करें तो सरसों में भी नंबर 1 है राजस्थान, सेकंड पे मध्य प्रदेश, थर्ड पे आ जाता है हरियाणा। सरसों में नंबर 1 राजस्थान, टोटल तिलहन में भी नंबर 1 राजस्थान। सोयाबीन की बात करेंगे तो सोयाबीन में मध्य प्रदेश अभी तक हमेशा पहले नंबर पर रहता था, लेकिन याद रखिएगा कि जो अभी तक हम बात करते थे मध्य प्रदेश को इसीलिए सोया प्रदेश भी कहा जाता है। तो सोयाबीन जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में अभी तक होता था, लेकिन इस बार जो है ये महाराष्ट्र नंबर 1 है। महाराष्ट्र में सोयाबीन नंबर 1 है, सेकंड पे आ गया है मध्य प्रदेश, थर्ड पे आ गया है राजस्थान। मूंगफली की बात करें तो नंबर 1 पे गुजरात में मूंगफली, सेकंड पे राजस्थान है, थर्ड पे तमिलनाडु है। सेकंड पे राजस्थान, थर्ड पे तमिलनाडु। मूंगफली में नंबर 1 कौन है, गुजरात है।
आगे बात करेंगे सूरजमुखी की। तो सूरजमुखी में नंबर 1 है कर्नाटक। सूरजमुखी में नंबर 1 है कर्नाटक, सेकंड पे तेलंगाना, थर्ड पे उड़ीसा। पहला नंबर इसमें याद रखना है कि सूरजमुखी में नंबर 1 है कर्नाटक। गन्ने की बात करें तो गन्ने में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, सेकंड पे है महाराष्ट्र, थर्ड पे है कर्नाटक। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। अब ये थोड़ा सा हमेशा स्वैप होता रहता है गन्ने और चीनी वाला डेटा। तो इस समय जो है उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है गन्ने में, लेकिन चीनी में जो है महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। चीनी में महाराष्ट्र पहले नंबर पर हो गया है फिर से। और ये हमेशा डेटा ये वाला बदलता रहता है, चीनी और गन्ने वाला, लेकिन अभी वाला लेटेस्ट याद रखिए कि उत्तर प्रदेश गन्ने में नंबर 1 है, चीनी में सेकंड है। नेक्स्ट बात करते हैं कपास की। तो कपास में नंबर 1 है गुजरात, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे तेलंगाना। जूट की बात करते हैं, जूट और मेस्ता की। कपास में देखिए नंबर 1 है गुजरात, और जूट की बात करें तो पश्चिम बंगाल नंबर 1 है। जूट में पहले नंबर पे है पश्चिम बंगाल, सेकंड पे असम आता है, थर्ड पे बिहार आता है। यहाँ पे कभी कभी जूट वाले में तीनों क्रम पूछ लिया जाता है, तो इसको तीनों याद रखना है। पश्चिम बंगाल नंबर 1, सेकंड पे असम, थर्ड पे बिहार। नेक्स्ट बात करेंगे टोटल सब्जी की। तो टोटल सब्जी में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, सेकंड पे अपना पश्चिम बंगाल आ जाता है, थर्ड पे मध्य प्रदेश। सब्जी में टोटल नंबर 1 है इस समय उत्तर प्रदेश। इन दोनों में हमेशा स्वैप होता रहता है पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। टोटल फल की बात करें तो टोटल फल में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। टोटल फल में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, सेकंड पे महाराष्ट्र आता है, और यूपी का नंबर याद रखना है। यहाँ पर यूपी जो है तीसरे नंबर पर है। यूपी तीसरे नंबर पे टोटल फल में। और अभी हमने देखा था कि अरहर की दाल में भी उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर था। अरहर की दाल में उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर था। और हमने देखा था टोटल दालों की बात करें, टोटल दाल में पहले नंबर पर कौन था? मध्य प्रदेश। टोटल दाल में हर तरह की दाल मिला लिया जाए तो पहले नंबर पर मध्य प्रदेश था। नेक्स्ट बात करेंगे कुल बागानी फसलों की, यानी प्लांटेशन जो क्रॉप होती हैं उसमें कर्नाटक नंबर 1 है। चाय वगैरह की खेती, कॉफ़ी की खेती यहाँ पर ज़्यादा होती है, कॉफ़ी की कर्नाटक में। तो बागानी फसलों में नंबर 1 कर्नाटक आएगा, सेकंड पे आएगा तमिलनाडु, थर्ड पे केरल। ये तीनों क्रम याद रखने हैं। साउथ जब इंडिया के कोई ऑप्शन दिए जाते हैं तो तीनों चारों ऑप्शन उसमें हो जाते हैं, केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु सभी दिए रहते हैं। तो कर्नाटक नंबर 1 है प्लांटेशन क्रॉप में, सेकंड पे तमिलनाडु आएगा, थर्ड पे केरल आएगा। कुल यहाँ पे बागवानी फसलों की बात करें, हॉर्टिकल्चर वाली जो फसल होती है उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। हॉर्टिकल्चर वाली फसल में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, सेकंड पे मध्य प्रदेश आएगा, थर्ड पे पश्चिम बंगाल आता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट बात करेंगे कुल मसाला की। तो मसालों में नंबर 1 है मध्य प्रदेश, सेकंड पे आता है राजस्थान, थर्ड पे गुजरात। मसालों में नंबर 1 कौन है? मध्य प्रदेश। नारियल में तीनों क्रम पूछे जाते हैं, तो नारियल का तीनों याद रखना है। पहले नंबर पर कर्नाटक आएगा, पहले नंबर पर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, फिर केरल। पहले कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, फिर केरल, नारियल में ये क्रम है। आलू की बात करें तो आलू में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, सेकंड पे पश्चिम बंगाल, थर्ड पे बिहार। देखिए जो सब्जी वाला टोटल सब्जी वाले क्रम में भी यही था, नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश था, सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल था। आलू में भी पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है। फिर यहाँ पे टमाटर की बात करें तो टमाटर में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, सेकंड पे उड़ीसा है, थर्ड पे कर्नाटक है। प्याज में नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, प्याज में नंबर 1 पे महाराष्ट्र है। और खट्टे नींबू में, खट्टे फल या फिर नींबू की बात करें तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। खट्टे फल या फिर नींबू में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। और आंध्र प्रदेश किसमें और नंबर 1 था? तो टोटल फलों में भी नंबर 1 था आंध्र प्रदेश। काजू में महाराष्ट्र नंबर 1 है, अंगूर में भी महाराष्ट्र नंबर 1 है। काजू और अंगूर खा के तंदुरुस्त हो जाना है, तो यहाँ पे दोनों में महाराष्ट्र नंबर 1 है, और प्याज में भी महाराष्ट्र नंबर 1 है। नेक्स्ट बात करेंगे आम की। तो कुल फलों में भी आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, और आम में भी आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश सेकंड पर है। अमरूद में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, अमरूद में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, सेकंड पे मध्य प्रदेश है। लीची में बिहार नंबर 1 है। सेब में जम्मू कश्मीर नंबर 1 है, सेकंड पे हिमाचल प्रदेश है। अनार की बात करें तो अनार में नंबर 1 है महाराष्ट्र। काजू में भी महाराष्ट्र नंबर 1 है, प्याज में भी महाराष्ट्र नंबर 1 है, अंगूर में भी महाराष्ट्र नंबर 1 है, और अनार में भी महाराष्ट्र नंबर 1 है। नेक्स्ट बात करेंगे पपीता की। तो पपीता में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, टोटल फलों में भी आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। केला में भी आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। तरबूज और खरबूजे में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, तरबूज और खरबूजे में यूपी नंबर 1 है। बादाम में जम्मू कश्मीर नंबर 1 है, और अभी हमने देखा था कि सेब में भी जम्मू कश्मीर नंबर 1 है। हरी मिर्च में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, और शिमला मिर्च में पश्चिम बंगाल है। हरी मिर्च में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, और शिमला मिर्च में पश्चिम बंगाल है। बंद गोभी, फूल गोभी, दोनों तरह की गोभी में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर है। अगर टोटल सब्जियों की बात करें तो पश्चिम बंगाल का नंबर दूसरा है, यूपी का नंबर पहला है। नेक्स्ट बात करेंगे भिंडी की। तो भिंडी में गुजरात नंबर 1 है। देखिए सभी गोभी वगैरह पश्चिम बंगाल पहुंच गई, और गुजरात वाले एरिया में भिंडी नंबर 1 है। इलायची में केरल नंबर 1 है, लौंग में तमिलनाडु है। इलायची में केरल, लौंग में तमिलनाडु है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे
हल्दी की तो हल्दी में महाराष्ट्र नंबर 1 है। महाराष्ट्र की जो कंधमाल हल्दी थी उसको जीआई टैग भी मिला था, तो हल्दी में नंबर 1 कौन सी है, यहाँ पे महाराष्ट्र है। अदरक की बात करें तो अदरक में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। लहसुन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। टोटल मसालों में भी हमने देखा था, टोटल मसालों में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। सूखी मिर्च में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। और अभी हमने देखा था हरी मिर्च में मध्य प्रदेश नंबर 1 था और शिमला मिर्च में पश्चिम बंगाल नंबर 1 था। सूखी मिर्च में हो गया आंध्र प्रदेश नंबर 1। काली मिर्च में कर्नाटक नंबर 1 है, का से दोनों है। काली मिर्च में कर्नाटक नंबर 1। धनिया में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। अदरक, लहसुन, धनिया तीनों में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर। जीरा में गुजरात नंबर 1 है और जीरे की तरह जो जो प्रोडक्ट दिखता है सब में गुजरात नंबर 1 है। जीरे में है, सौंफ में है और अजवाइन में। जीरा, सौंफ, अजवाइन तीनों में गुजरात पहले नंबर पर है। मेथी की बात करें तो मेथी में राजस्थान नंबर 1 है। चाय में असम नंबर 1 है और पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। उसके बाद आता है केरल का नंबर। तो पहले नंबर पर चाय में कौन है, असम है। इसमें क्रम देख लीजिएगा कि असम, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर तमिलनाडु, फिर केरल। कॉफ़ी में कर्नाटक पहले नंबर पर आ जाता है, फिर केरल आता है, फिर तमिलनाडु। पहले कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, ये कॉफ़ी का नंबर है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर रेशम की। तो रेशम हमारे यहाँ 4 तरह का होता है, मलबरी रेशम, इरी रेशम, टसर और मूंगा। तो मलबरी में जो है कर्नाटक नंबर 1 है और टोटल रेशम में भी कर्नाटक नंबर 1 है। मलबरी रेशम और टोटल रेशम में कर्नाटक नंबर 1 है। मलबरी वही शहतूत से जो निकलता है उसी रेशम को कहते हैं। फिर यहाँ पे इरी रेशम में बात करें तो असम और बोडोलैंड नंबर 1 है और सेकंड पे मेघालय आता है, थर्ड पे नागालैंड आता है। असम पहले नंबर पर है इरी रेशम में। फिर यहाँ पर तसर रेशम की बात करें तो तसर में झारखंड नंबर 1 है और मूंगा में भी असम और बोडोलैंड नंबर 1 है। तो इरी और मूंगा दोनों तरह के रेशम में असम नंबर 1 है और मलबरी की बात करें तो कर्नाटक पहले नंबर पर है। टसर की बात करें तो झारखंड पहले नंबर पर है। तो ये पहला केवल याद रखिए इसका। नेक्स्ट टोटल कच्चा रेशम की बात करें तो कर्नाटक नंबर 1 है, जो कि मलबरी में भी नंबर 1 है और टोटल रेशम में भी। आगे बात करेंगे मत्स्य पालन की। तो मत्स्य पालन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, सेकंड पे पश्चिम बंगाल है, थर्ड पे कर्नाटक है। यहाँ पे जो इनलैंड वाला है और समुद्री जो मछलियाँ होती हैं, दोनों तरह की मछलियों को यहाँ पर काउंट किया गया है। तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर आ जाता है, सेकंड पे पश्चिम बंगाल, थर्ड पे कर्नाटक। अंडे में भी आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है। मछली में, अंडे में, दोनों में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर। और मांस में बात करें तो महाराष्ट्र पहले नंबर पर आ जाता है। मांस उत्पादन में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, सेकंड पे उत्तर प्रदेश है, थर्ड पे पश्चिम बंगाल है। ऊन के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 है, सेकंड पे है जम्मू कश्मीर, थर्ड पे गुजरात। ऊन में राजस्थान पहले नंबर पर है। आगे बात करेंगे दूध की। तो दूध में अब जो है राजस्थान पहले नंबर पर आ गया है। दूध में राजस्थान पहले नंबर पर आ गया है, सेकंड पे है उत्तर प्रदेश, थर्ड पे है मध्य प्रदेश। अभी तक उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर था और इस बार बजट भाषण में भी इसकी बात की गई थी, लेकिन राजस्थान अभी पहले नंबर पर हो गया है। फूल की बात करें, लूज फूल और कट फूल दोनों तरह के फूलों में तमिलनाडु पहले नंबर पर आ जाता है। केवल पहला नंबर यहाँ पे याद रखना है, फूलों में तमिलनाडु पहले नंबर पर है। अब विश्व में क्रम की बात करते हैं। पूरे विश्व में दूध में भारत का नंबर कौन सा है, तो भारत पहले नंबर पर है टोटल दुग्ध उत्पादन में पूरे वर्ल्ड में। सेकंड पे यूएसए आता है। मसालों में भी पहले नंबर पर भारत है, केरल में भी है और दालों में भी है, प्याज में है, जूट में है, तो इन सभी में भारत पहले नंबर पर है। दूध उत्पादन में सेकंड पे यूएसए आ जाता है। मसाला में पहले नंबर पर भारत, सेकंड पे इथोपिया। केला में पहले नंबर पे भारत, सेकंड पे चीन। दालों की बात करें तो यहाँ दाल वाला इंपॉर्टेंट है। टोटल दाल उत्पादन में इंडिया पहले नंबर पर है, सेकंड पे पोलैंड है। प्याज की बात करें तो प्याज में पहले नंबर पर भारत है, सेकंड पे चीन है। जूट में पहले नंबर पर भारत है, सेकंड पे बांग्लादेश है। फिर आगे चावल की बात करें तो चावल में पहले नंबर पर चीन आ जाता है, सेकंड पे भारत आ जाता है। गेहूं में पहले नंबर पर चीन आ जाता है, सेकंड पे भारत आता है। आलू में भी चीन पहले नंबर पर है, सेकंड पे भारत है। टमाटर में भी चीन पहले नंबर पर है, सेकंड पे भारत है। मूंगफली में चीन पहले नंबर पर है, सेकंड पे भारत है। तंबाकू में चीन पहले नंबर पर है, सेकंड पे भारत है। और चाय पत्ती में भी चीन पहले नंबर पर है, सेकंड पे भारत है। तो किसमें चीन और भारत चल रहा है, ये गेहूं में हो गया, चावल में हो गया, आलू, टमाटर, मूंगफली, तंबाकू और चाय। गन्ने में ब्राज़ील नंबर 1 है, सेकंड पे भारत है। संतरे में भी ब्राज़ील नंबर 1 है, सेकंड पे भारत है। रेपसीड में पहले नंबर पर चाइना है, सेकंड पे कनाडा है, थर्ड पे भारत है। नारियल का तीनों क्रम यहाँ पर याद रखना है। नारियल में इंडोनेशिया पहले नंबर पर है, सेकंड पे फिलीपींस, थर्ड पे भारत। इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत। मक्का की बात करें तो यूएसए नंबर 1 है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे ब्राज़ील है। यूएसए, चीन, ब्राज़ील जो है मक्का में पहले, दूसरे, तीसरे पर है।
कॉफ़ी की बात करें तो ब्राज़ील कॉफ़ी में पहले नंबर पर है, सेकंड पे वियतनाम, थर्ड पे इंडोनेशिया। ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया कॉफ़ी में क्रम है। जौ में पहले नंबर पर रूस आता है, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया आता है। ज्वार में यूएसए पहले नंबर पर है, सेकंड पे नाइजीरिया है। अब रबड़ का मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, नारियल का और रबड़ का। तो रबड़ में थाईलैंड पहले नंबर पर है, सेकंड पे इंडोनेशिया, थर्ड पे वियतनाम, फोर्थ पे चाइना और भारत का नंबर है 5वां। रबड़ में भारत 5वें नंबर पर है, पहले नंबर पर थाईलैंड है। सोयाबीन की बात करें तो ब्राज़ील पहले नंबर पर है, फिर अमेरिका और 5वें नंबर पर भारत आता है। रबड़ और सोयाबीन दोनों में भारत का स्थान 5वां है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं जितनी हमने कवर की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें थी। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट आई है 2022-23, उसी के आधार पर कुछ डेटा उसके हैं और कुछ डेटा जो ऑथेंटिक साइट होती है, जैसे कोयले का जो डेटा है कोयला मंत्रालय वाली वेबसाइट से लिया गया है। तो सभी कोई ना कोई ऑथेंटिक जगह से लिए गए हैं, गवर्नमेंट साइट से ही लिए गए हैं। तो बिल्कुल डाउट मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे डेटा चेंज हुए हैं और कई वेबसाइट में गूगल पर अभी बदले नहीं गए हैं। तो उस तरह से चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो भारत में कुल उत्पादित खनिजों की संख्या की बात करें, यहाँ पर कितने तरह के खनिज हमारे यहाँ उत्पादित होते हैं, तो 95 टाइप के हमारे खनिज उत्पादित होते हैं इंडिया में। इनमें से 4 ईंधन हैं। ईंधन वो होते हैं जिनको जलाया जा सकता है, मतलब पेट्रोलियम वगैरह पदार्थ जो होते हैं, प्राकृतिक गैस वगैरह हो गया। तो 4 तरह के ईंधन हैं, 10 धात्विक खनिज हैं, इसमें 3 परमाणु वाले खनिज हैं और 55 जो है गौड़ खनिज है। तो सभी हमें देखना है और इसमें उतनी ही चीज़ें हैं जितना हमें याद रख सकते हैं और एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब खानों की संख्या की बात करें तो इंडिया में टोटल जो वर्तमान में खाने हैं 1319 खाने हैं। इनमें से 545 जो हैं धात्विक खाने हैं और 774 अधात्विक खाने हैं। टोटल खानों की संख्या 1319 है। एक राउंड ऑफ में डेटा दिमाग में होना चाहिए कि 1000 से ज़्यादा है, 1500 से कम है। नेक्स्ट बात करेंगे, सर्वाधिक कुल खनिज उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं। टोटल खनिज की बात कर ली जाए तो पहले नंबर पर उड़ीसा आता है, सेकंड पे छत्तीसगढ़, थर्ड पे राजस्थान। उसके बाद का याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन पहला दूसरा तीसरा जरूर याद रहना चाहिए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। नेक्स्ट बात करेंगे राज्यों का क्रम। अब अलग अलग पदार्थों में यहाँ पे राज्यों का क्रम भी देखेंगे, फिर इंडिया की किस में क्या रैंक है और जो विश्व में कौन प्रथम है वो भी देखेंगे। राज्यों के क्रम की बात करें तो कोयला उत्पादन में नंबर 1 पे है उड़ीसा। अब यहाँ पे उत्पादन की बात की जा रही है, उसके बाद भंडार की यानी रिजर्व की बात की जाएगी। तो उत्पादन ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, उत्पादन याद रह जाए, भंडार याद रहे ना रहे। कुछ के भंडार भी याद रखने, जैसे कोयले का भंडार यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो उत्पादन में पहले नंबर पर उड़ीसा आ जाएगा, सेकंड पे आ जाएगा छत्तीसगढ़, थर्ड पे मध्य प्रदेश। अभी तक झारखंड तीसरे नंबर पर रहता था, अब झारखंड जो है चौथे नंबर पर चला गया है। मध्य प्रदेश में जो कोयला उत्पादन है वो पूरे भारत का 17.73% है और झारखंड में 16.72% है। ये आप कोयला मंत्रालय वाली वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। ये इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन, क्योंकि हमेशा झारखंड तीसरे नंबर पर आ जाता था। भंडार की बात करें तो भंडार में भी उड़ीसा नंबर 1 है, उसके बाद झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़ है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ भंडार में ये क्रम है। उत्पादन में जो क्रम है उसमें भी उड़ीसा नंबर 1 है। नेक्स्ट बात करेंगे बॉक्साइट की। तो बॉक्साइट में उड़ीसा नंबर 1 है, बॉक्साइट में उड़ीसा नंबर 1 है, सेकंड पे गुजरात है, थर्ड पे झारखंड है, फोर्थ पे छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्रोमाइट की बात। तो क्रोमाइट के उत्पादन में भी उड़ीसा नंबर 1 है। क्रोमाइट में, बॉक्साइट में और यहाँ पर कोयले में, सब में उड़ीसा नंबर 1 है। नेक्स्ट यहाँ पर लौ एस्क की बात करेंगे तो लौ एस्क में भी उड़ीसा नंबर 1 है, सेकंड पे छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक, फिर झारखंड। पहले नंबर पर लौ एस्क में उड़ीसा है। ग्रेफाइट में भी पहले नंबर पर उड़ीसा है, फिर तमिलनाडु, झारखंड। ग्रेफाइट में उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड। और यहाँ पे इसका भंडार याद रखना है, ग्रेफाइट का भंडार, तो ये अरुणाचल प्रदेश में नंबर 1 है। ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट भंडारण में मतलब रिजर्व में अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, सेकंड पे जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट बात करेंगे तांबे की। तो तांबा उत्पादन में नंबर 1 है मध्य प्रदेश। अभी जो खान वगैरह होती हैं, तांबे की खान या फिर और जो जितनी भी खाने हैं जो फेमस है, मलाजखंड वाला एरिया जो है मध्य प्रदेश का तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सब डेटा हमने इंडियन ज्योग्राफी वाले वीडियो में कवर किया हुआ है। वो 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो है, लगभग 1.5 घंटे का वो वीडियो है। उसको अगर आप पूरा देख लेते हैं इंडियन ज्योग्राफी का, तो कहीं और से आपको इंडियन ज्योग्राफी कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस रिवाइज करना होगा। कहीं अगर से आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लें। उसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट दी गई है उसमें दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे तांबे में राजस्थान सेकंड पर है, उसके बाद फिर झारखंड है। पहले नंबर पर तांबे में मध्य प्रदेश है। सोने की बात करें तो उत्पादन में नंबर 1 पे है कर्नाटक। सोना उत्पादन में नंबर 1 है कर्नाटक, उसके बाद सेकंड पे है झारखंड। हीरे की बात करते हैं तो हीरे में उत्पादन में पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश। भंडार में भी पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश। हीरा जो है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में काफ़ी पाया जाता है, तो पन्ना जिला इसके लिए फेमस है।
नेक्स्ट बात करेंगे हम भंडार में। देख लीजिए पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, सेकंड पे आंध्र प्रदेश में भी हीरा पाया जाता है, उसके बाद थर्ड पे छत्तीसगढ़ है। तो पहला दूसरा भंडार याद रख सकते हैं, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। वैसे टोटल हीरे में नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश। मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज में भी पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा। भंडारण में मैंगनीज के उड़ीसा नंबर 1 है, मैंगनीज भंडारण में उड़ीसा नंबर 1 है, फिर कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश। यहाँ पे पहला याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे चांदी में, तो चांदी में हर तरह से राजस्थान नंबर 1 है, उसके बाद कर्नाटक। जिंक की बात करें तो उत्पादन में नंबर 1 है राजस्थान, और भंडारण में भी नंबर 1 है राजस्थान। जिंक में, जिंक को जस्ता बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे लिग्नाइट की, तो लिग्नाइट में नंबर 1 है तमिलनाडु, हर तरह से लिग्नाइट में नंबर 1 है तमिलनाडु। सेकेंड पे गुजरात आ जाएगा, थर्ड पे राजस्थान। टिन की बात करें तो टिन में नंबर 1 पे है छत्तीसगढ़, उत्पादन में नंबर 1 टिन में छत्तीसगढ़ है, वैसे भी नंबर 1 पे छत्तीसगढ़ है। अभ्रक में उत्पादन में नंबर 1 है आंध्र प्रदेश, सेकंड पे आ जाता है राजस्थान। इसके अलावा अभ्रक का उत्पादन झारखंड में भी होता है, कोडरमा जो जगह है। ये चीज़ आपको जो खान वाला सेक्शन है इंडियन ज्योग्राफी वाले वीडियो में, उसमें मिल जाएगा। तो अभ्रक में नंबर 1 है, ओवरऑल नंबर 1 है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट बात करेंगे रॉक फॉस्फेट की, तो रॉक फॉस्फेट में नंबर 1 पे है राजस्थान, रॉक फॉस्फेट में नंबर 1 पे है राजस्थान, सेकंड पे आता है मध्य प्रदेश। बायराइट के उत्पादन में नंबर 1 पे आता है आंध्र प्रदेश, फिर आता है राजस्थान। जितनी चीज़ें लिखी बस उतना ही याद रखना है। बायराइट में नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश, बस नंबर 1 याद रखिए। कुछ प्रोडक्ट में ही नंबर 2, 3 अरेंज करने को आते हैं, कोयला वगैरह में। जिप्सम की बात करें तो जिप्सम में नंबर 1 पे है राजस्थान, सेकंड पे गुजरात। कच्चे तेल में नंबर 1 पे है राजस्थान, ये वाला दोनों डेटा याद रखना है। कच्चे तेल में नंबर 1 पे है राजस्थान, सेकंड पे गुजरात, थर्ड पे असम। राजस्थान, गुजरात, फिर असम। और भंडारण की बात करें तो असम पहले नंबर पर आ जाएगा, सेकंड पे गुजरात ही रहेगा, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा राजस्थान। प्राकृतिक गैस में असम नंबर 1 है, उत्पादन में भी और भंडारण में भी। सेकंड पे आ जाएगा उत्पादन में राजस्थान, थर्ड पे त्रिपुरा, और भंडारण में पहले नंबर पर असम, फिर आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान। ये कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का डेटा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे सीसा की, तो सीसा में नंबर 1 पे है राजस्थान, उत्पादन में भी भंडारण में भी। यूरेनियम में नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, सेकंड पे झारखंड। अब यूरेनियम का खनन राजस्थान से भी किया जाएगा, राजस्थान में भी बहुत बड़ी खान मिली है इसकी यूरेनियम की, तो पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश ही है। थोरियम की बात करेंगे, थोरियम जो है ये केरल का प्रसिद्ध है, केरल में नंबर 1 है। विश्व में जो क्रम है, तो विश्व में बॉक्साइट में पहले नंबर पर कौन है उत्पादन में, यहाँ पे दोनों इसका याद रखना है। बॉक्साइट उत्पादन में पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे गिनी, थर्ड पे चाइना, और भंडारण में नंबर 1 पे आ जाता है गिनी। ये दोनों चीज़ पहले नंबर वाली याद रखनी है कि उत्पादन में नंबर 1 है ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट के, और भंडारण में नंबर 1 है गिनी। नेक्स्ट बात करेंगे एंटीमनी की, तो एंटीमनी उत्पादन में नंबर 1 है चाइना, और भंडारण में चाइना और रशिया दोनों बराबर है। तो एंटीमनी यहाँ पे पहला वाला सिर्फ याद रखना है। हीरे की बात करें तो हीरे में दोनों में रूस है, भंडारण में भी उत्पादन में भी। नेक्स्ट यहाँ पर हीरे के उत्पादन में सेकंड पे बोत्सवाना आ जाता है, ये भी बोत्सवाना है, और इधर उत्पादन में थर्ड नंबर पे कनाडा आता है, और भंडारण में थर्ड नंबर पर कांगो आता है। ये पहला दूसरा याद हो जाए, ये पहला जो है रशिया है, सेकंड पे बोत्सवाना है। नेक्स्ट बात करेंगे तांबे की, तो तांबे में उत्पादन और भंडारण दोनों में चिली नंबर 1 है, साउथ अमेरिका का चिली। सेकंड पे उत्पादन पे आता है पेरू, और थर्ड पे आता है चाइना। और भंडारण की बात करें तो पहले नंबर पर चिली ही आता है, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया, थर्ड पे पेरू। स्वर्ण उत्पादन में नंबर 1 पे है चाइना, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया, थर्ड पे रसिया। और भंडारण में पहले नंबर पर स्वर्ण के है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे रसिया, थर्ड पे दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पे उत्पादन की बात करें तो चाइना पहले नंबर पर, भंडार की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर। लॉ एस्क में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है, भंडारण में भी और उत्पादन में भी। लॉ एस्क में ऑस्ट्रेलिया ही नंबर 1 है, सेकंड पे उत्पादन में चाइना आ जाएगा, थर्ड पे ब्राज़ील, और भंडारण में सेकंड पे रसिया आ जाएगा, थर्ड पे दक्षिण अफ्रीका। अभ्रक की बात करते हैं तो पहले नंबर पर चाइना है उत्पादन में, और सेकंड पे मेडागास्कर, फिर अमेरिका। और भंडारण की बात करें तो भारत से ज़्यादा भंडार किसी के पास नहीं है, और ये जो है इंडिया में जितना अभ्रक का भंडार है वो पूरे विश्व का बहुत ज़्यादा है। मतलब चाइना की बात करें तो चाइना वगैरह बहुत पीछे है इससे। नेक्स्ट बात करेंगे कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में उत्पादन में नंबर 1 है अमेरिका, सेकंड पे सऊदी अरब, थर्ड पे कनाडा। कच्चे तेल में उत्पादन की बात की जा रही है, अमेरिका पहले नंबर पर आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है डेटा। और भंडारण की बात करेंगे तो वेनेजुएला पहले नंबर पर है, सेकंड पे सऊदी अरब ही है, और थर्ड पे कनाडा। नेक्स्ट है यहाँ पर प्राकृतिक गैस में उत्पादन में नंबर 1 पे है अमेरिका, और भंडारण में नंबर 1 में रसिया। उत्पादन में पहले नंबर पर अमेरिका, सेकंड पे रसिया, थर्ड पे ईरान। और भंडारण में पहले नंबर पर रशिया, सेकंड पे ईरान, थर्ड पे कतर। सीमेंट उत्पादन में नंबर 1 पे है चाइना, सेकंड पे इंडिया जाता है, थर्ड पे वियतनाम आएगा। एल्यूमिनियम में पहले नंबर पर चाइना, सेकंड पे रूस, और इंडिया का नंबर है तीसरा।
एस्बेस्टस की बात करें तो रूस जो है पहले नंबर पर है, कजाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। यहाँ पे एल्यूमिनियम का देखिएगा कि इंडिया की रैंक कौन सी है, तीसरी। पहले नंबर पर चाइना है और एस्बेस्टस में पहले नंबर पर रशिया। अब यूरेनियम की बात करेंगे तो यूरेनियम उत्पादन यहाँ भंडारण दोनों इंपॉर्टेंट है, पहला नंबर जरूर याद रखना है। तो यूरेनियम उत्पादन में नंबर 1 है कजाकिस्तान और भंडारण में पहले नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। और उत्पादन में यूरेनियम के पहले नंबर पर कजाकिस्तान, सेकंड पे कनाडा, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया। भंडारण में पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे कजाकिस्तान, थर्ड पे कनाडा। अब भारत की रैंक देख लेते हैं तो इस्पात में यानी स्टील जो होता है उसमें इंडिया की रैंक है सेकंड। पहले नंबर पर चाइना आएगा, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे पे जापान। यहाँ पे तीनों क्रम इसलिए इंपॉर्टेंट है स्टील में क्योंकि हाल ही में जापान को भारत ने पीछे किया है, तो इंडिया दूसरे नंबर पर आ गया है। जस्ते में इंडिया की रैंक है तीसरी, पहले नंबर पर है चाइना, जो जिंक स्लैब होता है उसमें इंडिया की रैंक थर्ड है। नेक्स्ट बात करेंगे लौ एस्क में इंडिया की रैंक है चौथी, लौ एस्क में इंडिया की रैंक है चौथी। और क्रोमाइट में इंडिया की रैंक है फोर्थ मतलब चौथी। और मैग्नीज में 5वीं रैंक है और बॉक्साइड में 6वीं रैंक है। और अभी हमने देखा था एल्यूमिनियम में तीसरी रैंक है। तो बस इतना ही डेटा इंपॉर्टेंट है खनिज से रिलेटेड। वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी नोट्स वगैरह के लिए जो टेस्ट वगैरह हैं उसको ज्वाइन करने के लिए ग्रुप को ये जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन वगैरह हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। इसके क्वेश्चन आज हम लोग कर लेंगे कुछ 8-10 क्वेश्चन, और इसको पढ़ने के बाद आपका रिवीजन भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।